सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति, जिसे द स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, एक फेल स्ट्रक्चर साबित क्यों हुई? बावजूद इसके कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा लागत से बनी सबसे ऊंची स्टैचू है, जिसे बनाने में 3000 करोड़ रुपए की लागत आई और जिसके एक दिन के रखरखाव के लिए 12 लाख रुपए खर्च होते हैं। ये मूर्ति इतनी ऊंची है जिसे 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। जब ये मूर्ति बनकर तैयार हुई तो गवर्नमेंट का कहना था कि ये मूर्ति 1 साल में ही अपनी लागत में लगे रुपयों को कमा लेगी और 1 साल में 1 लाख करोड़ रुपए जनरेट करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये स्टैचू 1 साल में केवल 80 करोड़ रुपए की ही कमाई कर पाए। जितना पैसा इसे बनाने में खर्च हुआ, अगर वो पैसा किसी बैंक के सेविंग अकाउंट में डाला जाता तो वो भी 80 करोड़ रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट जनरेट कर लेता। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इस मूर्ति पर दरारें दिख रही हैं, जिन्हें देखकर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी महंगी मूर्ति में दरारें कैसे पड़ गईं? इसका असली राज क्या है? क्या ये स्टैचू ऑफ यूनिटी एक फेल स्ट्रक्चर है? क्या इसमें लगाया गया पैसा सिर्फ टैक्स के पैसे की बर्बादी है? क्या स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाना सरकार की एक सबसे बड़ी गलती थी? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आपको शायद ना पता हो, लेकिन 5000 लोगों ने अपना घर छोड़ दिया ताकि ये स्टैचू बन सके। 72 गांव प्रभावित हो गए इस स्टैचू को बनाने में, लेकिन अब उस स्टैचू ऑफ यूनिटी में दिख रही हैं दरारें। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इस मूर्ति में दरारें दिख रही हैं, जिसे देखकर हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर इतनी महंगी मूर्ति में दरारें कैसे पड़ गईं? आखिरकार इसका असली राज क्या है? तो दोस्तों, इसकी जांच पड़ताल के बाद इसका असली राज भी खुल ही गया। पीएम व्यास वही व्यक्ति है जो सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड के चीफ इंजीनियर हैं। इस मूर्ति के डिजाइन से लेकर इस मूर्ति के टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इन्होंने काफी मेन रोल प्ले किया है। चीफ इंजीनियर पीएम व्यास का कहना है कि असल में ये कोई दरारें नहीं है, बल्कि ये मूर्ति अलग अलग पैनल्स को जोड़कर बनाई गई है। पीएम व्यास आगे बताते हैं कि ये मूर्ति अलग अलग साइज के पैनल्स को इस्तेमाल करके बनाई गई है। जो दरारें अब मूर्ति में दिख रही हैं वो असल में खास तरह की बिल्डिंग के निशान हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बात को कुछ अलग ही तरह से दिखाया और बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहों का वायरल होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए सरदार पटेल जी की इस मूर्ति को बनाने के बारे में सरकार के फैसले की, तो हम आपको बता दें कि भले ही सरदार पटेल जी की इस मूर्ति को बनाकर हमने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है, लेकिन 3000 करोड़ रुपए खर्च कर सरदार पटेल जी की इस मूर्ति को बनाना कहां तक सही है, इसका फैसला अब आप खुद ही कर लीजिएगा। सरदार पटेल जी की इस मूर्ति को गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया नामक गांव में बनाया गया है। ये एक ऐसा गांव है जहां 1965 से हजारों लोग रहते हैं और 1965 के बाद से सरकार ने कभी इस जमीन की सुध नहीं ली, जहां सालों से लोग अपने परिवारों के साथ रहते आ रहे थे। लेकिन जब सरदार पटेल जी की इस मूर्ति को बनाने की बात आई तो 1965 से अधिकृत हुई इस जमीन की याद सरकार को आ गई और अचानक इस जमीन को खाली कराया जाने लगा। इस मूर्ति को बनाने के लिए जिस जमीन का अधिग्रहण हुआ उसके आसपास के लगभग 72 गांव प्रभावित हुए। 6 गांव के 5000 आदिवासियों को अपना घर छोड़ना पड़ा। यहाँ पर रह रहे लोगों ने इसका विरोध भी किया और जब अक्टूबर 2018 को पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया तब इस मूर्ति से प्रभावित हुए 72 गांव के लोगों ने अपने घर खाना ना बनाकर इसका शांतिपूर्ण रूप से विरोध भी किया और आसमान में काले गुब्बारे उड़ाए गए ताकि उनका विरोध विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा के सामने दर्ज हो सके। लेकिन ये सब मीडिया और सरकार ने नजरअंदाज कर दिया और शायद ही आपने ये खबरें सुनी हो, लेकिन ये सच है कि इस मूर्ति को बनाने के लिए कई घरों को उजाड़ दिया गया। इसके विरोध के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी भी लिखी जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये जमीन, ये खेत, ये जंगल, ये नदियाँ, ये सारी चीजें की वजह से हमारी कई पीढ़ियाँ जीवित रहती आई हैं और अब हम इन्हीं पर आश्रित हैं, लेकिन अचानक हमसे हमारा सब कुछ छीना जा रहा है, सब कुछ तबाह किया जा रहा है और लोग इसका उत्सव मना रहे हैं।
क्या आपको नहीं लगता कि किसी की बर्बादी पर, किसी की मृत्यु पर जश्न मनाना ठीक नहीं है? ये सब वहाँ के लोगों ने पीएम मोदी को चिट्ठी में लिखा था और इस पर 22 गांव के लोगों ने अपने सिग्नेचर भी किए थे। लेकिन इसके बाद भी सरकार ने लोगों से उनकी जमीन खाली करा दी। जमीन को खाली कराते समय सरकार ने लोगों से एक वादा भी किया था। सरकार ने आदिवासियों को जमीन के बदले जमीन और सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हो सका है, जबकि सरकार का कहना है कि वो अपना वादा पूरा कर चुकी है। सरकार ने शायद ये सोचकर इस मूर्ति को बनाया था कि पर्यटन के जरिए इसकी लागत वसूली जा सकेगी, लेकिन सच कुछ और ही है। अगर आंकड़ों की माने तो पिछले साल गुजरात सरकार ने इस मूर्ति को बनाने के लिए 381 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि हकीकत ये है कि ये मूर्ति अपने पहले साल में केवल 100 करोड़ से भी कम की कमाई कर पाई, जबकि पिछले साल इसके बजट के लिए 300 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। इस मूर्ति के एक दिन के मेंटेनेंस में 12 लाख रुपए खर्च होते हैं। इस मूर्ति से जुड़ी एक और दिलचस्प बात यह है कि इस मूर्ति के पास ही एक और डायनासोर की मूर्ति को बनाया गया था, जो कि 2 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हो रही थी। लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आया, वो डायनासोर की मूर्ति किसी रेत के महल की तरह ढह गई। साथ ही उसी बारिश में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति में भी पानी भर गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हम सभी के लिए आदर्श हैं और हम सभी भारतवासी उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जिस तरह से उनकी मूर्ति के नाम पर 3000 करोड़ रुपए को बहाया गया, लोगों का घर उजाड़ा गया, आप ही बताइए ये कहाँ तक सही है? हमारी माने तो अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी आज खुद जीवित होते तो वो भी ये सब देखकर काफी दुखी होते, क्योंकि अगर सरकार चाहती तो 3000 करोड़ रुपए से देश की बेरोजगारी की समस्या को काफी हद तक हल कर सकती थी। इन पैसों से यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और अगर आज के समय को देखें तो कई हॉस्पिटल और ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा सकते थे। दोस्तों, हमारा मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सच बताना है। और आपको इस मूर्ति को बनाने के लिए इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने का फैसला कहां तक सही लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि हर किसी को ये पता लग सके कि आखिर सरकार क्या कर रही है। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।